हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, कल आप लोगों का जो है इलाहाबाद ग्रुप सी का पेपर है और हम चाहते हैं कि आप का पेपर बहुत अच्छा हो और ये आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट वाला जो कि आखिरी प्रयास होगा, ठीक है? हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी कंटेंट मिले और आप ये वीडियो अगर आपने क्लिक कर लिया है तो देखकर ज़रूर जाएँ, इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भीमबेटका शैलाश से पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। ये किस भारतीय राज्य में है? जो भीमबेटका जो है वो कहाँ है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक। अगर हम भीमबेटका की खोज की हम बात करें, इसकी खोज किसने की ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है खोज जो डॉक्टर विष्णुधर जो है बाकड़कर ने की, ठीक। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई और किस सन में की गई? ये 1957 से 58 के बीच में इसकी जो है खोज की गई। क्लियर? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये पूछा सकता है ये यूनेस्को द्वारा जो है इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है दोस्तों, ठीक। और ये कब शामिल की गई? इसको जो है 2030 में जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्लियर? और यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्या कह रहा है कि उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए। कह रहा है कि उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी से बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक। कह रहा है, कहने का मतलब ये कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन पर किस धार्मिक व्यक्ति का या धार्मिक गुरु का प्रभाव पड़ा? तो ये जो दोस्तों है गुरु रामदास से ज्यादा प्रभावित थे, ठीक। गुरु रामदास जी से ज्यादा प्रभावित थे। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो अगर, ठीक है, इनके पिताजी का नाम भी पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम साहूजी भोसले था। क्या था? साहूजी भोसले जो हैं इनके पिताजी का नाम था दोस्तों। अगर हम इनकी माताजी का की बात करें तो माताजी का नाम जो था वो जीजाबाई था। जीजाबाई जो है इनकी माता का नाम था, ठीक है। अब हम गुरु रामदास जी की बात करें, ठीक। ये एक तो सिख गुरु थे, गुरु रामदास जी जो हैं वो सिख गुरु थे, ठीक। ये सिख गुरु थे। आप जानते हैं कि सिख गुरु टोटल 10 सिख गुरु थे, टोटल 10 सिख गुरु हुए, जिनमें से जो है गुरु रामदास जी थे दोस्तों फोर्थ, चौथे नंबर के सिख गुरु थे, ठीक। ये चौथे नंबर के थे। गुरु रामदास जी ने ही जो है अमृत शहर बसाया, ठीक। अमृत शहर किस गुरु ने बसाया? तो वो गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना जो है या बसाया जो, वो गुरु रामदास जी ने ही बसाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम सिख गुरु की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक जो है दोस्तों गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक संस्थापक हैं। सिख धर्म से रिलेटेड या सिख गुरुओं से रिलेटेड एक दो प्रश्न और आ जाते हैं, जैसे कि हम पूछें कि जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु की हत्या कराई गई? ठीक है, जहांगीर द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। जहांगीर द्वारा हत्या कराई गई, ठीक, हत्या कराई गई, ठीक। किस सिख गुरु की जहांगीर द्वारा हत्या कराई गई? तो वो दोस्तों गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने कराई। इसके अलावा पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की कराई गई थी? वो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने कराई। ये इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने, जबकि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई। ये पॉइंट क्लियर रखना माइंड में, कंफ्यूजन ना कर देना कि किसकी हत्या किसने कराई। जहांगीर द्वारा, गुरु अर्जुन देव, औरंगजेब द्वारा बहादुर। देखो जेब को तेज, ठीक, लगभग प्रोनाउंसिएशन तुक एक जैसा मिला, जेब तेज। तो याद रख सकते हैं कि औरंगजेब की हत्या तेग तेग बहादुर ने, ठीक है। ये क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल का अंतिम, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, समझने वाला है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब की पूछ रहा है। ठीक, अगर दोस्तों बंगाल में नवाब की हम बात करें तो बंगाल में जो है टोटल 10 नवाब रहे, टोटल 10 नवाब रहे, ठीक। जिसमें से फर्स्ट जो थे, बंगाल के पहले नवाब जो थे वो थे मुर्शिद कुली खां, ठीक। मुर्शिद कुली खां जो हैं दोस्तों बंगाल के पहले नवाब, मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब, और ये 1717 से लेकर, ठीक, 1717 से इनका कार्यकाल रहा 1727 तक, ठीक। ऐसे इसके जो है अंतिम 10वें अगर पूछा जाए तो इसके जो 10th अंतिम, अगर बंगाल का अंतिम नवाब पूछा जाए तो वो सैफुद्दौला है, ठीक। कौन है? सैफुद्दौला। सैफुद्दौला जो है, सैफ उद दौला जो है, सैफुद्दौला जो है, इसको दोबारा लिख देते हैं। अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन है, वो है आपके सैफुद्दौला, सैफ उद दौला जो है अंतिम है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र पूछा है, स्वतंत्र। उसके बाद जब प्लासी के युद्ध के बाद फिर तो ये अंग्रेजों के अधीन नवाब बन गए थे ना, अंग्रेजों के कहने पर चलते थे, तो ये स्वतंत्र नवाब नहीं है। सैफुद्दौला अंतिम है लेकिन अंतिम स्वतंत्र नहीं है। अंतिम स्वतंत्र पूछा जाए तो वो आपके सिराजुद्दौला है, ठीक। ये यहाँ पर समझने वाली बात थी। सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध हुआ इन्हीं के साथ, ठीक। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ था? इनका युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना कि टोटल 10 नवाब थे। पहले नवाब मुर्शिद कुली खां, अंतिम सैफुद्दौला, और सिराजुद्दौला जो थे वो स्वतंत्र थे। लेकिन ये किन के बाद बने, ये भी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला से पहले कौन नवाब था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला से पहले जो नवाब था वो था अलीवर्दी खां, ठीक। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खान की जो डेथ हो गई थी उसके बाद सिराजुद्दौला बने थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है दोस्तों वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई। किन्होंने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये एक पैदल सेना थी, ये एक पैदल सेना रेजिमेंट थी, पैदल सेना रेजिमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्री इंडियन लीजन कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये बात याद रखना, ठीक है। इस सेना को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज आल्सो नोन एज, इसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। टाइगर लीजन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और फैक्ट जानेंगे, ठीक है, ठीक। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कांग्रेस का हरिपुरा सेशन, ठीक, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। ये सेशन कब हुआ? 1938। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जो है दोस्तों त्रिपुरा सेशन या त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक, त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ 1939 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसको जो है त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ, संकट इसलिए कहते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने इस अधिवेशन के अध्यक्ष। वो चाहते थे कि सीता भी पट्टारमैया बने, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। गांधी के ये फेवरेट थे। गांधी जी चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया करें। तो इसके लिए वोटिंग हुई, तो ये क्या हुआ, ये जो थे हार गए थे, ये परास्त हो गए थे। तो जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। लेकिन वो नाराज रहे थे, फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद जो है इसके इसके अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष बने थे जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया था। और क्या सुभाष चंद्र बोस से आ सकता है? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक कब किया, ये ईयर पूछा जाता है। तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो है इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल,
ठीक, इंडियन स्ट्रगल ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इनकी एक बुक है। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो, और इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, इनको नेताजी किसने कहा? ठीक, नेताजी जो है इनको जो है दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने कहा। एडोल्फ हिटलर ने जो है इनको नेताजी कहकर संबोधित किया, ठीक है? इन्होंने जो है सुभाष चंद्र जी ने जो है राष्ट्रपिता गांधी जी को इन्होंने जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ठीक है? और ठीक है, ये तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। लाला हरदयाल जी की हम बात करें, उन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और ये कब की थी? इन्होंने 1913 में। ये एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लियर। और इन्होंने क्या किया था और ये कहाँ की थी? इन्होंने जो है ये सैन फ्रांसिस्को में की थी, ठीक है। ये स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में की थी, भारत में नहीं की थी। सैन फ्रांसिस्को जो कि आपका कहाँ, यूएसए में है, अमेरिका में, ठीक है। ये याद रखना कि कहाँ पर की थी, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, क्लियर। इसके अलावा लाला हरदयाल से और क्या हो सकता है, चलो फिलहाल यही रखते हैं। अगर हम रास बिहारी बोस की हम बात करें तो रास बिहारी बोस जो है 1907 का सूरत अधिवेशन, ठीक, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। इसी में जो है, इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। उग्रवादी और मतलब नरम दल और गरम दल में ये डिवाइड हो गए थे, ठीक है। किस पद को लेकर? ये अध्यक्ष पद को लेकर हो गए थे। एक्चुअली क्या कि उग्रवादी नहीं चाहते थे कि अध्यक्ष जो है रास बिहारी बोस बने, तो ये डिवाइड हो गया था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे। बीडी सावरकर जो है 1857 की क्रांति को इन्होंने कहा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आजादी की पहली लड़ाई है, ठीक है। 1857 की क्रांति को सबसे पहले बीडी सावर ने करने कहा कि यह आजादी की पहली लड़ाई है, जिसे हम कहते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभिनव भारत, अभिनव भारत जो है 1904 में इन्हीं की संस्था है, ठीक है। ये याद रखना, अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर। कब की गई थी? 1904 में। ये कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल कब विभाजन हुआ? ठीक, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि बंगाल विभाजन विभाजन के समय वायसराय कौन थे, ये पता होना चाहिए। वायसराय जो थे वो थे कर्जन, ठीक, कर्ज लेकर उन्हें बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा कब हुई थी, ठीक है, ये पूछ भी दिया जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो दोस्तों 20 जुलाई 1905 को तो ये घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल को हम विभाजित करेंगे, ठीक है। तो अंततः ये विभाजित हुआ कब? ये 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित हो गया। इसलिए जो है 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल का 16 शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये तो वो था नदी वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1905। बंगाल फिर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड हो गया था। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि पूर्वी बंगाल में ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, इसमें पूर्वी बंगाल और असम था। पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है वो ढाका बनाई थी कर्जन ने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत में वर्तमान चीता जनसंख्या 1967 है, ठीक है। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रतिक्रिया के तहत किया गया, जिसे क्या कहते हैं? अल्टीमेटली ये पूछा जाता है कि ये चीता की जनसंख्या जो करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? जनगणना, गणना, सुदूर संवेदन या जनसांख्यिकी? इसे जो है दोस्तों बाघ जनगणना के नाम से जाना जाता है। इसको बाघ जनगणना कहा जाता है, ठीक है। ये तो 2018 को जब जनगणना हुई थी तब इतने थे। अब लेटेस्ट जो है दोस्तों 2022 बाघ जनगणना आ गई है। बाघ जनगणना जो है, अरे यार, जनगणना, ठीक। बाघ जनगणना जो है दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। ये भी पूछा जाता है कि बाघ जनगणना जो है प्रत्येक कितने वर्ष में होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो ये 4 वर्ष में होती है। ये वाली जो जनगणना है 2022 की, ये कौन से में नंबर के? ये दोस्तों है 5th नंबर की जनगणना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक 4, इस जनगणना अनुसार जो है बाघों की संख्या जो है दोस्तों 3167 टोटल वर्तमान में है।
ये टोटल विश्व के भारत में बाघ जो है टोटल विश्व का कितना परसेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो पूरे विश्व का 70% बाघ जो है भारत में है। ठीक है, अब इससे इम्पोर्टेंट थोड़ा ये आ जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। टाइगर प्रोजेक्ट की ईयर पूछी जाती है, तो ये अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है दोस्तों ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2010 में रिसर्च का निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कब से ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघों की गणना को जनगणना भी कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सातवां क्या कह रहा है कि 2021 की जनगणना, ये जो 2021 वाली जनगणना होगी वो कौन से भी नंबर की होगी। तो दोस्तों 2021 की जनगणना जो है वो 16वीं जनगणना होगी। अगर स्वतंत्र भारत की पूछें तो ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ओवरऑल जो है ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक, तो 2011 वाली जनगणना कौन सी है, तो 2011 वाली 15वीं जनगणना हो जाएगी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो जाएगी। इस 2021 की जनगणना की थीम क्या है, इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, ये इसकी थीम है। अगर 2011 वाले की पूछें तो ये है आपका और सेंसस और फ्यूचर। ठीक, ये जो है 2011 वाली जनगणना की वो है। अच्छा, जनगणना जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, ये जो एक तो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, मंत्रालय की बात करें गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 246 जो है जनगणना से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। देखो ये सभी जो है क्या है, ये सभी पोर्ट हैं, यानी कि ये सभी बंदरगाह दिए गए हैं। ठीक, ये सभी क्या है, ये सभी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। ठीक, नाभा सावा बंदरगाह को दोस्तों जवाहरलाल बंदरगाह भी कहा जाता है, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, बंदरगाह भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। ठीक, ये याद रखेंगे कहाँ है, मुंबई। तो इस तरह से अगर भारत है तो मुंबई इधर होगा, यानी कि ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, यानी कि ये जो है पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। मार्मागोआ बंदरगाह जो है दोस्तों ये गोवा में है, गोवा भी आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तूतीकोरन बंदरगाह जो है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना। और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या नाम है, चिदम्बरम, बीओ चिदम्बरम। बीओ चिदम्बरम जो है इसका नया नाम है, बीओ चिदम्बरम। ठीक है, बीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में, एक मेजर पोर्ट के अंतर्गत आता है। कोचीन आप जानते हैं कि कोचीन गंगा भी है आपका केरला में, तो ये भी कहाँ है, तो यानी कि तमिलनाडु तो इधर है ना, तमिलनाडु तो आपका कहाँ पर आता है, पूर्वी घाट में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत में टोटल मेजर पोर्टों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में मेजर पोर्ट कितने हैं आपके, 13 मेजर पोर्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता, इनमें से कौन सी ऊर्जा जो है हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि सौर ऊर्जा, सन की ऊर्जा हमें क्या हानि देती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीलियम में। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना आपका क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा निकलती है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसके लिए जो अधिनियम पारित कब हुआ था। ठीक है, ये पारित हुआ था दोस्तों 23 मई 1986 को ये पारित हो गया था, लेकिन लागू कर पूछा जाए तो ये
पास तो ये हो गया था 23 मई 1986 को, बट ये अब इम्प्लीमेंट इसका हुआ, ये लागू हुआ जो, वो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हो गया। तो ईयर पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सरकार भारत के संविधान में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है ना? आप जानते हैं कि भारत में कुछ स्रोत जो है देश से लिए गए हैं। तो पूछा कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधायी प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक, द्विसदनात्मक, भारत में 2 सदन है ना, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये कहाँ से लिया गया, सदनात्मक व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल भारत में प्रणाली जो है ना, अगर हम अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो यहाँ से दोस्तों फंडामेंटल राइट लिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद जो है यहीं से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो हम इम्पीचमेंट लगाते हैं या जिसे हम कहें महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जो है वो भी यहीं से लिया गया, अमेरिका के संविधान से जो है महाभियोग लिया गया। क्लियर। इसके बाद हमारे संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की जो सर्वोच्चता जो है वो इसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। थोड़ा एक पॉइंट और है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो यही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 137 याद रखें, आर्टिकल 137 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का भी पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है, अपने निर्णयों का भी जो है वो पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है, पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। ये किस में दिया गया, आर्टिकल 137 में, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम भारत में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे। फिर बाद में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर इनको जो है बाद में जोड़ा गया। आप जानते हैं कि संविधान में कुछ जोड़ना हो तो उसके लिए संशोधन करने पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट किस संशोधन के तहत जोड़े गए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़े गए। ये किसकी रिकमेंडेशन से या किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये जो है दोस्तों स्वर सिंह समिति, ठीक है, स्वर सिंह समिति के कहने पर जो है ये जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये जो है दोस्तों जो यूएसएसआर से आया, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहें तो पूर्व सोवियत संघ से आया, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से इसको लिया गया, ठीक है, जिसे अब रूस भी कहते हैं, ठीक है। जब ये आया तो संविधान के किस भाग में रखा गया, संविधान में तो रखा गया होगा, किस भाग में रखा गया, तो ये जो है दोस्तों भाग 4 में रखा गया, 4 के ए में रखा गया। और अनुच्छेद किस में रखा गया, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में रखा गया। जब ये फंडामेंटल रखे ऐड किए गए थे तब जो है दोस्तों 10 फंडामेंटल राइट थे, फिर बाद में जो है 11 हो गए, यानी कि वर्तमान में 11 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, राइट बार बार निकल रहा है, ठीक है। वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो है 11। अच्छा, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी वो कब जुड़ी, ये जो है दोस्तों 46वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के तहत जुड़ी। और इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या जुड़ी कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्षों तक को स्कूली शिक्षा प्राप्त कराए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1900
76 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। क्लियर? कोई पॉइंट मिस हुआ? नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, कह रहा है कि जब किसी कमरे में के एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है, तो इसकी गंध जो है कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है। ये प्रक्रिया किस घटना के कारण होती है? ऐसा कब होता है? ये जो दोस्तों विसरण के कारण होता है। विसरण होता क्या है? जब दोस्तों उच्च सांद्रता के कण जो है निम्न सांद्रता की ओर बहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि उच्च सांद्रता लिख सकते हैं आप, उच्च सांद्रता के अणुओं का निम्न सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, ठीक है? ये जो है ना गमन करते हैं, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर ये चलते हैं, इसलिए जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है? उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन में क्या होता है? ठोस जो है वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है और इसका यूज जो है ना प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि मानव आंख किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाती है, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनती है आंख के किस भाग में बनती है? ये रेटिना में बनती है। कहाँ पर बनती है? रेटिना में। याद कर लेंगे, लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 17, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा, ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी, ठीक है, सुविधा जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, लॉन्च किया जाने क्या जो तत्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा था? तो कहने का मतलब ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा जो है किस बैंक ने किया है? ये दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया गया है। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी क्या लॉन्च किया? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश लगातार यहाँ पर होगा, ठीक है, कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सर्वोच्च स्रोत रहा? तो कहने का मतलब किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई? वो है सिंगापुर, ठीक है? तो नंबर 1 एफडीआई जो भारत में आई वो आई सिंगापुर से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? दोस्तों अगर हम बात करें प्रोटोकॉल का मतलब होता क्या है, हम लोग नहीं बोलते अरे यार प्रोटोकॉल ना तोड़ो। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों समूहों का नियम, मतलब नियमों का समूह, ठीक? इसका मतलब होता है नियमों का एक समूह जो है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है? अगर इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में टोटल 7 प्रोटोकॉल हैं, ठीक है? कितने? 7 प्रोटोकॉल। कौन-कौन से? एक आपका आईपी, दूसरा आपका यूडीपी, तीसरा आपका होता है टीसीपी, फिर होता है एसएमटीपी, फिर होता है आपका एचटीटीपी, फिर होता है एफटीपी और लास्ट जो होता है वो दोस्तों आईएमएपी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ये 7 प्रोटोकॉल होते हैं, इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पूछा जाता है। आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूडीपी का अगर हम बात करें तो इसका होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? टीसीपी का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल। एसएमटीपी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म तो आ चुकी है, इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? एचटीटीपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी भी इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये हो गए, तो इनमें से एचटीटीपी होता है, एफटीपी भी होता है, आईपी भी होता है, यानी कि एसटीपी इसका नहीं होता है। एसटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्नैपिंग ट्री प्रोटोकॉल, स्नैपिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है?
हालांकि इसके नाम में प्रोटोकॉल है, बट ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक, यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं पूछा है। तो अगर हम दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू में ही अटैच होती है। ठीक, और दूसरी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे हम बाहर से लगा सकते हैं, जिसे हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं या इसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, यहाँ हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी पुनः दो प्रकार की होती है। एक होती है वो परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, दूसरी होती है आपकी परमानेंट का उल्टा क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी और इसका मतलब होता है अस्थायी। परमानेंट मेमोरी को और दूसरे नाम से जाना जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, जबकि टेम्परेरी मेमोरी को दोस्तों जाना जाता है वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब क्या है, वाष्प बनकर उड़ना। तो अर्थात टेम्परेरी मेमोरी जो होती है इसका जो डेटा होता है वो उड़ जाता है। पावर सप्लाई बंद होने पर ये डेटा गायब हो जाता है। जबकि नॉन वोलाटाइल में डाटा नहीं उड़ता। इसके अंतर्गत जो उदाहरण आ जाता है रोम। तो रोम आपकी कौन सी है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। जबकि टेम्परेरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी आ जाती है, जिसमें आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा आपका कैश मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी क्या होती है, इनका डेटा जो है उड़ जाता है, इनमें डेटा बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। बट रोम या परमानेंट मेमोरी का डेटा नहीं बदला जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी का भी डेटा परिवर्तित नहीं होता है, जैसा बना है वैसा ही रहेगा। लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो नहीं बदल सकता है, आपका रोम का नहीं बदल सकता और सेकेंडरी मेमोरी का, रैम का तो डेटा परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी और सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 21 की हम बात करें, कह रहा है कि चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों है आगरा जिला प्रसिद्ध है। अगर हम आगरा जिला की बात करें तो आगरा जिला की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने जो है इसकी स्थापना की। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जो स्थापना की। आगरा से रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकता है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है आप कीठम ताल या कीटम झील, कहाँ है, आगरा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार यहाँ पर है, सुर सरोवर पक्षी विहार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, वो आपका आगरा में है। ठीक है, आगरा में और क्या एक मेला लगता है, पशु मेला है जिसका नाम है वटेश्वर मेला। ठीक, वटेश्वर मेला यहाँ पर लगता है। एक उत्सव है जो कि इम्पोर्टेंट है, सुलेकुल महोत्सव, सुलेकुल महोत्सव। ठीक, कहाँ पर लगता है, आपका आगरा में। एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है कन्हैया लाल, ठीक, कन्हैया लाल माणिक लाल, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये कहाँ पर है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये क्या क्या हिंदी संस्थान है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपका आगरा में। ठीक है, अगर हम मथुरा की हम बात करें, मथुरा में एक अनुसंधान है केंद्रीय बकरी अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है, ये आपका मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में एक जैन संग्रहालय कहाँ पर है, मथुरा में, ये भी एग्जाम पे ओरिएंटेड है। जैन जैन संग्रहालय कहाँ पर है, आपका मथुरा में है। ठीक है, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में जो है आपका इधर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अ, चारागाह अनुसंधान कहाँ पर है, चारागाह अनुसंधान। ठीक है, चारागाह अनुसंधान जो है आपका कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान इसका पूरा नाम है। ठीक है, मेरठ में जो है एक नौचंडी मेला लगता है और एक सरधना मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है।
लखीमपुर खीरी भी गोमती नदी के किनारे, अयोध्या जो है दोस्तों सरयू नदी के किनारे है। ठीक, अयोध्या का किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अयोध्या हो जाएगा। जौनपुर की हम बात करें, जौनपुर में एक मस्जिद है जो एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है अटाला मस्जिद। कहाँ है? जौनपुर में है, अटाला मस्जिद। ठीक, जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद भी कहा जाता है, सिराज ए हिंद जो है। जौनपुर जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये जापान ने किया। ठीक है, किसने किया? 6G, जापान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत के 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की? ये नई दिल्ली में की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 25 की हम बात करें, जो कि अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली लॉरेंस बोंग ने। ठीक है, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग, इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम सेट है और कल आप लोगों का एग्जाम है। सो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम ईश्वर से कामना करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। और अगर आपने हमसे पढ़ाई की है, हमारे सारे सेट देखे हैं, अगर आपका पेपर में कुछ फायदा मिलता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और पेपर देने के बाद 1-2 दिन रेस्ट करें, फिर पुनः लग जाएं। यूपी ट्रिपल एस सी के आप लोगों का फॉर्म पड़ा ही होगा, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। उसमें क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिसलेनियस जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब करेंगे। क्लियर? सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।